सबसे पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस आइकन बटन एंड प्लीज डू शेयर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड दैट इज बिंदास एजुकेटर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और मस्त पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में, और जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे वो था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। चलिए बच्चों, आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही मज़े से हम करेंगे। ठीक है, पहले कुछ बेसिक चीज़ों की बात करेंगे और फिर धीरे धीरे हम वी विल गो मोर डीप इनटू दिस चैप्टर। सो स्टे ऑन द वीडियो टिल द एंड, तभी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और जितनी भी वीडियोस हम बना रहे हैं, अगर आप सिस्टमेटिकली अकॉर्डिंग टू आर लाइक इन द ऑर्डर इन विच वी आर पुटिंग द वीडियोज, और अगर आप इसी ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं देन डेफिनेटली यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। एंड प्लीज डू प्रैक्टिस questions as much as you can with these videos whatever we are telling, and in after the theory videos, or you can say the conceptual videos, we will be bringing more videos related to the questions where we will be discussing most probable and upcoming questions for your upcoming examinations. So please like the video, subscribe our channel अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और चलिए स्टार्ट करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पार्ट सेकेंड। बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले कुछ बेसिक्स लॉज आते हैं जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी केमिस्ट्री का हम ऐसा कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक इट विल बी इजी और इट इज मस्ट फॉर अस टू फर्स्ट डू दीज लॉज, then afterwards we can move on to the other topics so that they will be easier to understand you the upcoming topics. So for that purpose we are starting first with some important points, and the first one is Boyle's law. What is Boyle's law? Boyles was a scientist और जिन्होंने एक रिलेशन दिया, उन्होंने रिलेशन ये दिया कि अगर टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट देन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कैसे? देखिए, जब आप PV इक्वल टू एनआरटी यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे तो N इज कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट, एंड फॉर बॉयल्स लॉ यानी कि उन्होंने कंडीशन मानी थी टेम्परेचर इज आल्सो कांस्टेंट, देन PV इज इक्वल टू कांस्टेंट बिकॉज दिस होल टर्म इज कांस्टेंट नाउ, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। व्हाट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा, अगर प्रेशर यहां पर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डेफिनेटली विल डिक्रीज, यानी कि एक के बढ़ने से दूसरा घटेगा। And we can also say if PV is equal to constant, then P1V1 should be equal to P2V2. What is this P1V1? P1V1 is initial pressure and volume values, and what is P2V2? That is final volume and pressure values. Okay, so what does it mean actually? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए, देखिए इनिशियल जो था ये P1V1, इसका मतलब है कि अभी तक कोई प्रोसेस नहीं हुआ, हमारे पास किसी कंटेनर में कोई गैस है, कोई प्रोसेस नहीं हुआ। इनिशियली उस गैस का प्रेशर जो है वो P1 है, वॉल्यूम V1 है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो मान लीजिए इनिशियली ये था, फिर हमने आइसोथर्मल प्रोसेस किया। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो जो प्रोसेस हम परफॉर्म करते हैं, चाहे हम एक्सपेंशन करें चाहे कंप्रेशन करें, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए अगर हम उस गैस के साथ कोई भी छेड़छाड़ करते हैं, उसको या तो कंप्रेस करते हैं या एक्सपैंड करते हैं, देन दैट प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम शुड बी इक्वल। ठीक है, और इसीलिए प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये कहना चाहता है कि अगर आप गैस को कंप्रेस करेंगे यानी कि उसकी वॉल्यूम कम करेंगे तो डेफिनेटली प्रेशर इंक्रीज होगा। वॉल्यूम कम होने पे प्रेशर इंक्रीज होगा और वॉल्यूम ज्यादा होने पर प्रेशर कम हो जाएगा। सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे जैसे प्रेशर की वैल्यू कम हो रही है यहाँ पर, तो वॉल्यूम की वैल्यूज इंक्रीज हो रही है। ठीक है, चलिए, सो दिस वॉज बॉयल्स लॉ। नाउ द नेक्स्ट कम्स चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ क्या था? चार्ल्स भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी एक प्रोसेस डिस्कवर किया और उन्होंने ये बोला कि बॉयल्स लॉ ने टेम्परेचर लिया था, लेकिन चार्ल्स ने क्या बोला? चार्ल्स ने ये बोला कि अगर हम प्रेशर कांस्टेंट ले लें, अगर हम किसी गैस में, अगर हम उस गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखें एंड नंबर ऑफ मोल्स आर आल्सो कांस्टेंट, एन हियर मींस नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि हम बाहर से ना कोई गैस ऐड कर रहे हैं और ना ही इस कंटेनर से गैस को निकाल रहे हैं, then pressure, if pressure and number of moles are constant, then volume is directly proportional to temperature, यानी कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाली है।
इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम PV इज इक्वल टू nRT लगा देंगे, दैट मीन्स प्रेशर इज कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स इज कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट, देन वॉल्यूम इज इक्वल टू टेम्परेचर। ओके, ये और वो वी कैन से नॉट इक्वल टू, वी कैन से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दैट मीन्स अगर मैं इस T को इधर लेके आ जाऊं V/T और प्रेशर को इधर लेके चला जाऊं, यानी कि मैं इसको कुछ ऐसा बना दूं, देखिएगा इधर V/T इज इक्वल टू nR/P. That means this pressure is constant, any number of moles is constant, R is constant. That means V/T, that means this ratio is constant. और this ratio is constant, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई रेशियो है और वो रेशियो है 2/4 यानी कि 1/2, तो अगर हमें इस रेशियो को कांस्टेंट रखना है और इन दोनों को चेंज करना है तो दोनों को इक्वल फैक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 को डबल करता हूँ, दैट मीन्स 4 करता हूँ, तो 4 को मुझे डबल करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा, तभी जाके ये अगेन 1/2 यानी कि ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली अगर ये V/T जो है, अगर ये रेशियो मेरे को कांस्टेंट रखना है, दैट मीन्स V शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सिमिलरली वी विल अप्लाई द सेम चीज यहाँ पे भी लगा देंगे कि V1/T1 इनिशियली यानी कि इनिशियल किसी वैल्यू पे दैट विल बी इक्वल टू आफ्टर प्रोसेस यानी कि फाइनली। ठीक है, सो इनिशियल V1/T1 यानी कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की जो इनिशियल रेशियो होगी दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, एंड व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट दैट प्रेशर इज दैट यू कैन से प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइसोबारिक प्रोसेस। सो दिस प्रोसेस इज आइसोबारिक, this process is isobaric, and this process when temperature is constant it is called as isothermal process. Okay, this is isothermal process. चलिए, now we will move on to the next point. Now the next law is Gay-Lussac law. Gay-Lussac's law, ठीक है, नाम पे मत जाइएगा, ये वो अलग ही नहीं है। ठीक है, चलिए, ये गे है GAY। ओके, सो गे-ल्यूसेक्स लॉ ने क्या बोला, ये भी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये बोला कि अगर हम किसी प्रोसेस में अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट ले ले विद द नंबर ऑफ मोल्स आर आल्सो कांस्टेंट, यानी कि अगर हम कोई कंटेनर उसमें कोई गैस फिल कर देते हैं और उसकी वॉल्यूम अगर हम कांस्टेंट रख दें, अब ना हम गैस को कंप्रेस करने वाले हैं ना हम गैस को यू कैन से कि एक्सपैंड करने वाले हैं, गैस की वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स है। सो व्हाट विल हैपन, then PV is equal to nRT, that means अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन लगा देंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट होने वाला है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होने वाला है, R is already n constant, so this V is constant, n constant, R constant, then pressure, this P will be directly proportional to T, and similar to the last one, then P/T should be constant. That means a ratio of pressure and temperature will be a constant value and pressure will be directly proportional to T. तो सिमिलरली P and T द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, तो अगर P और T में स्ट्रेट लाइन ग्राफ है दैट मीन्स दिस रिप्रेजेंट्स गे-ल्यूसेक्स लॉ। और सिमिलरली जो ग्राफ था चार्ल्स लॉ में भी स्ट्रेट लाइन ही था, आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट, वहां पर भी जो ग्राफ था वो स्ट्रेट लाइन ही था। तो अगर हम यहाँ पर इस ग्राफ का स्लोप चेक करेंगे, देखिए P जो है वो y एक्सिस पर है, T जो है वो x एक्सिस पर है। सो अगर PV इज इक्वल टू nRT निकालेंगे एंड P/T, इफ वी विल फाइंड द रेशियो, so this is our theta, or you can say tan theta will be slope. This tan theta is perpendicular upon hypotenuse, that is P/H. Okay, so what is P? यानी कि perpendicular is our perpendicular, this is our perpendicular. Okay, and tan theta is perpendicular upon base, sorry, this is base and this is our base temperature. That means we are finding the ratio of P/T and that should be equal to nR/V. So this will be our slope and that should be equal to tan theta. So this is the slope nR/V. So this nR/V is our slope. ठीक है, चलिए, सो गे-ल्यूसेक्स लॉ यही बोलता है कि अगर वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है देन प्रेशर शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दिस इज द आंसर। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द फोर्थ लॉ। फोर्थ इज एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ ने क्या बोला, ये भी एक साइंटिस्ट थे, काफी अच्छे साइंटिस्ट थे, एंड व्हाट ही सेड, उन्होंने बोला कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन्होंने ये बोला कि मान लीजिए कि हमारे पास इक्वल वॉल्यूम वाले दो कंटेनर है, मान लीजिए दीज आर टू कंटेनर्स, अगर दोनों की वॉल्यूम V है और इसमें भी वॉल्यूम V है, ठीक है, एंड दोनों के जो टेम्परेचर एंड प्रेशर है दैट मीन्स P एंड T
वो दोनों में सेम है, कांस्टेंट है, दैट मीन्स सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर वैल्यू पर। मान लीजिए अगर हम फर्स्ट वाला कंटेनर पी प्रेशर और टी टेम्परेचर पर रखते हैं और सेकंड वाले कंटेनर को भी सेम प्रेशर पी और सेम टेम्परेचर टी पर रखते हैं, और अगर दोनों की वॉल्यूम भी इक्वल है, देन इट इज नेसेसरी दैट बोथ दिस कंटेनर, इन दोनों में जो भी गैस प्रेजेंट होगी, मान लीजिए इसके अंदर एक्स गैस प्रेजेंट है, कोई एक्स गैस है जिसका हमें नहीं पता कि गैस नाम क्या है, मान लीजिए इसके अंदर कोई वाई गैस है, दोनों में गैसेस अलग अलग है, लेकिन अगर प्रेशर टेम्परेचर जो है दोनों में कांस्टेंट है और वॉल्यूम दोनों की सेम है, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी सेम। दोनों में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम होंगे, यानी कि N1 विल बी इक्वल टू N2, यानी कि फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और सेकंड वाले में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे। एंड ये रिलेशन किसने दिया था, ये प्रूव किया था एवोगैड्रो ने, ठीक है। तो एवोगैड्रो लॉ के नाम से इसको जाना जाता है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। देखिए बहुत ज्यादा आसान है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड रखने की जरूरत होती है, आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट होना पड़ता है, और जितने ज्यादा ध्यान से आप देखेंगे ये वीडियोज जो भी हम डाल रहे हैं वो उतनी ही ज्यादा आपके लिए प्रोडक्टिव होने वाली है, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ द नोट्स, जो भी यहाँ पर नोट्स जो प्रिपेयर किए हुए हैं, हमने जो यहाँ पर नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, जो इस वीडियो का कंटेंट है, वो कोटा की टॉप मोस्ट फैकल्टीज के द्वारा प्रिपेयर किया हुआ मटेरियल। देखिए आई वॉज अ स्टूडेंट ऑलरेडी देयर, सो आई हैव स्टडीड एंड हैव क्रैक्ड नीट एंड एम्स, सो उसी के बेसिस पर नाउ आई एम कंटिन्यूइंग ऑन माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। चलिए, तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। ये एक डाल्टन नाम के भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर दिया। एंड देखिएगा उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि प्रेशर, अगर किसी कंटेनर में प्रेशर जो है, मान लीजिए उन्होंने 3 कंटेनर लिए, 3 अलग अलग कंटेनर लिए, तीनों की वॉल्यूम एंड टेम्परेचर फिक्स है। नाउ द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज फिक्स। इन एवोगैड्रोस लॉ व्हाट वाज फिक्स्ड, प्रेशर एंड टेम्परेचर, बट इन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर व्हाट इज फिक्स्ड, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अगर हमारे पास 3 कंटेनर है जिनकी वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T है तीनों का, ठीक है, और तीनों में कोई गैस होगी, मान लीजिए वो अलग अलग प्रेशर पर है, P1 P2 P3 अलग अलग प्रेशर पर है, तो अगर अब हम क्या करते हैं, अगर हम उन तीनों गैसेस को एक ही कंटेनर में डाल देंगे, अगर हम तीनों गैसेस को एक ही कंटेनर में डाल देंगे जिसकी वॉल्यूम भी V है, ठीक है, यानी कि 3 V वॉल्यूम वाले तीनों को कंबाइन करके सेम वॉल्यूम V वाले में रख दिया, यानी कि डेफिनेटली उस गैसेस को कंप्रेस होना पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा होगा, तो क्या होगा, उन तीनों का प्रेशर जो है वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, यानी कि P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाएगा। और इसका प्रूफ भी दिया। देखिए क्योंकि बिकॉज एज n इनिशियल नंबर ऑफ इनिशियल मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फाइनल मोल्स, दिस इज NiNF, यानी कि हमारे पास जितने इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स थे, मान लीजिए इसके नंबर ऑफ मोल्स N1 थे, इसके N2 थे, इसके N3 थे। सो व्हाट इज इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इज N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड दैट इज इक्वल टू फाइनल। फाइनली जब हम इन तीनों को एक कंटेनर में डाल देते हैं तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स कितने रहने वाले हैं, यानी कि N फाइनल, और N फाइनल भी हमारा कितना होने वाला है, N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है, बिकॉज N इनिशियल इज इक्वल टू N फाइनल, यानी कि नंबर ऑफ मोल इनिशियली इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स फाइनली, क्योंकि अमाउंट जो है गैसेस का फिक्स है, हमने कोई बाहर से कोई गैस इंट्रोड्यूस नहीं कराई, ऐड नहीं की, इन्हीं तीनों सिलेंडर्स को जस्ट हमने कंबाइन किया, यानी कि P1V दिस फॉर दिस कंटेनर P1V बाय RT, ठीक है। सो देखिए ये कैसे किया इन्होंने, यहाँ पर ये ऐसे किया है, PV इज इक्वल टू nRT। सो अगर मैं N1 लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स N1, सो आई विल टेक प्रेशर P1V, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय RT, ठीक है। सो टेम्परेचर इज ऑल्सो कांस्टेंट, सो आई एम नॉट राइटिंग इट एज T1V1 बिकॉज ऑल दीज वैल्यू आर फिक्स्ड, ओके। सो N1 इज P1V by RT, P1V by RT, N2 is P2V by RT, similarly N3 is P3V by RT। So if I'll equate the final, so final मान लीजिए प्रेशर कोई फाइनल था PF V by RT, so the PF will be, the final pressure will be P1 plus P2 plus P3, ठीक है, क्योंकि ये V by T V by T V by T V by T and this R V by RT 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 सब में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट विल लेफ्ट, P1 प्लस P2 प्लस P3 दैट शुड बी इक्वल टू P फाइनल, ठीक है। और यही डाल्टन्स लॉ था, यानी कि जो डाल्टन्स लॉ जिसको हम जानते हैं आज डाल्टन के नाम से, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा कुछ उखाड़ा नहीं था, ठीक है। सनकी से बुढ़े थे, सिर्फ इन्होंने क्या किया, सनकी से बूढ़ा आदमी था एक,
उसने क्या किया, सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन के साथ खेल लिया। उसको सिर्फ इतना कंसेप्ट क्लियर था उसका थोड़ा सा कि N1 N2 N3 जो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स है वो फाइनल है, और आइडियल गैस इक्वेशन के साथ खेल के उसने एक छोटी सी चीज कर दी। देखिए सारा मैथमेटिकल है, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स को फाइनल नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल कर दिया और इसको नाम दे दिया डाल्टन्स लॉ, जिसे हम आज पढ़ रहे हैं। यानी कि इस बंदे की थोड़ी सी मैथमेटिक्स, थोड़ा सा दिमाग इसने लगा दिया और उसी को आज हमें पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए, और यही कॉमन सेंस हमें अपने पास भी रखनी है ताकि हम IIT और नीट के एग्जाम्स और KVPY NTSC जैसे जो एग्जाम्स हैं उनको आराम से क्लियर कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज फ्री एक्सपेंशन। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि अगर मान लीजिए फ्री एक्सपेंशन एक्चुअल में होता क्या है, एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन वैक्यूम इज कॉल्ड एज फ्री एक्सपेंशन। तो इस वैक्यूम का क्या मतलब है, देखिए ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई गैस है, हमारे पास कोई एक गैस का सिलेंडर है, इसमें गैस भरी हुई है एंड दिस इज द पिस्टन ऑफ गैस। ये गैस का सिलेंडर का पिस्टन है, ठीक है, इसके अंदर यहां पर गैस है और इसके बाहर जो है, इसके बाहर आउटसाइड यहां पर वैक्यूम है। ठीक है, आउटसाइड दिस सिलेंडर इज वैक्यूम, यानी कि यहां से गैस जो है, गैस कोई प्रेशर एक्सर्ट करेगी क्योंकि डेफिनेटली गैस के पहले जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो रैंडम मोशन करेंगे। मोशन करते करते इस मूवेबल पिस्टन, दिस पिस्टन इज मूवेबल, दिस पिस्टन इज नॉट फिक्स्ड, यानी कि इस पिस्टन पर भी वो टकराएंगे और अगर इस पिस्टन पर कोलाइड करेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स, सो डेफिनेटली दे विल पुट सम प्रेशर ऑन दिस पिस्टन, सो द पिस्टन विल हैव टेंडेंसी टू मूव आउटसाइड। ठीक है, बाहर की साइड पिस्टन की टेंडेंसी आएगी मूव करने की, लेकिन बाहर की साइड कोई ओपोजिंग फोर्स नहीं है, बाहर की साइड सिर्फ वैक्यूम है, कोई ओपोजिंग फोर्स नहीं है। सो अगर गैस एक्सपेंड करती है विदाउट एनी ओपोजिंग फोर्स, बाहर से कोई ओपोजिंग फोर्स नहीं है। देखिए अगर ये सिलेंडर एटमॉस्फेयर में भी रखा होता, अगर ये सिलेंडर अर्थ पर होता तो कम से कम बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता जो इस गैस को एक्सपेंड होने से रोकता। लेकिन the gas is doing free expansion because there is no opposing force, so the gas is expanding freely. Okay, mind my words, the gas is expanding freely. ठीक है, the gas is not opposed by any external force, the gas is expanding freely, there is no opposing force which is stopping the gas from expanding, so this type of expansion is called as free expansion. That's why we have mentioned it over here as expansion of gas in vacuum is called as free expansion. Okay, now in free expansion of an ideal gas, work done is zero. Okay, work done is zero because gas is not doing any work. The gas is not, because there is nothing against which gas has to perform work. Gas is just expanding freely, so gas doesn't have to do any work, it is expanding freely. There is no one to stop the gas, so gas don't have to do any work. For example, मान लीजिए अगर घर में कोई चीज रखी है, फ्रीजर में there is something to eat in the fridge, so if you wants to eat it, you have to take permission from your mom, that you will ask your mom that mom whether I should eat it or not, mom can I eat that thing or something like that. But if mom is not at home, that means you don't have to ask. So when mom was there at home, then you have to take permission, you have to ask your mom whether you can eat it or not. That means you are doing some work, you have to put some effort in view of eating that thing. But if mom is not present at home, you don't have to ask anyone, directly you will go and eat it. That means there is no one to stop you, that means you don't have to put any effort, that means you are not doing any work. Similarly, gas is expanding without any opposition force, that means gas is expanding freely, so this type of expansion is called as free expansion. Okay, now the next point is, in free expansion of an ideal gas, work done is zero. Okay, so if the gas is expanding freely, then the work done is definitely be zero, because the gas don't have to like do work against anything, so there is no one to stop. Now the next point is, free expansion is very fast process, thereafter there will be no flow of heat. Okay, so as there is no one to stop you, so quickly you will go and enter into the fridge and eat that thing. That means the process will be fast, the process will be very fast. Similarly with the gas, if the gas wants to expand and there is no one to stop, then the process will be very fast. The gas will do that process very fastly, or with a like in very hurry the gas will expand. So if there is a very hurry or there is a very fast process, then the heat will not get time to get exchanged. Okay, so in very fast processes, if the process is very fast, then there will be no exchange of heat. Okay, so there will be no exchange of heat, so definitely the temperature, you can say the heat exchange will not take place. Okay, therefore in free expansion of an ideal gas,
temperature will remain constant. Therefore, in free expansion, if gas is not expanding against any force, or there is a free expansion, then the temperature will remain constant. There will be no any change in the temperature. In free expansion of a real gas, temperature decreases because gas will do work against intermolecular attraction. See, initially in our last video, that means the part 1 of kinetic theory of gases, we studied about the ideal gas and real gas. So what was the definition for ideal gas? In ideal gas, the intermolecular force of attraction was 0. But for real gas, there will be some intermolecular force of attraction. That means there will be something against which the gas has to do work. Okay. So similarly, if we are considering here the real gas, so real gas possesses a little amount of intermolecular force of attraction. So to overcome that intermolecular force of attraction, gas has to do some work while expanding, even against vacuum. If the real gas is expanding, we are considering that gas as real gas. Okay, so the real gas has to perform some work to reduce the intermolecular force of attraction between its molecule. That means there is some work is going on. Okay, the gas has to perform some work against intermolecular force of attraction. That means in free expansion of a real gas, temperature will decrease, because definitely the gas has to put some energy in reducing the intermolecular force of attraction. So the energy utilized in decreasing the intermolecular force of attraction, so the energy will be utilized, and thereby there will be a decrease in temperature. Definitely temperature जो है वो कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपनी गैस ने अपनी खुद की पॉकेट एनर्जी यूज की. ओके, हम बाहर से कोई हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हीट कांस्टेंट रहने वाली है. सो अगर गैस खुद का इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन कम करती है खुद की एनर्जी से, तो डेफिनेटली उसको वहां पर खर्च होगा, और वो वर्क डन जो किया तो उसे अपनी खुद की एनर्जी के साथ कंपनसेट करना पड़ेगा. और जब वो अपनी एनर्जी के साथ कंपनसेट करेगी, डेफिनेटली देयर विल बी डिक्रीमेंट इन टेम्परेचर. चलिए, नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज मीन फ्री पाथ. एक्चुअली व्हाट इज दिस मीन फ्री पाथ? देखिए, समझिए, एक्चुअल में होता क्या है कि एक टाइम पे मान लीजिए हमारे पास कोई गैस का कंटेनर है. मान लीजिए दिस वी हैव अ कंटेनर ऑफ गैस. दिस इज अ कंटेनर ऑफ गैस, और गैस के इस कंटेनर में मान लीजिए एक गैस का मॉलिक्यूल, अगर मैं सिर्फ एक गैस के मॉलिक्यूल को पकड़ लूं, देखिए यहां पर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल होंगे, सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं होगा. एक गैस के मॉलिक्यूल को अगर मैंने पकड़ लिया, तो देखिए बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, इधर उधर रैंडम मोशन करते रहेंगे, और जब गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करेंगे तो डेफिनेटली उनके बीच में उनके आपस में कोलिजन होगी, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल के पास आंखें तो होती नहीं है. द गैस मॉलिक्यूल्स दे डू नॉट पोजेस एनी काइंड ऑफ आईज by which they can see and they can avoid collision. So definitely if the gas molecules, there is large number of gas molecules which are present in a container, then definitely they will be doing random motion due to their kinetic energy and they will be colliding with each other. Okay, वो एक दूसरे के साथ collide करेंगे. ठीक है, तो what we can say, the free path, okay, the free path is the path or the distance traveled by a molecule between two successive collisions. मान लीजिए यहां से कोई मॉलिक्यूल आ रहा था और यहां पर किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कोलिजन किया इसने. ठीक है, दूसरे मॉलिक्यूल से कोलिजन किया. ठीक है, कोलिजन किया तो इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की. पहले इस डायरेक्शन में आ रहा था, डायरेक्शन चेंज की. अब इस रास्ते पे थोड़ा सा आगे बढ़ा, यहां पर इसने किसी फिर थर्ड मॉलिक्यूल से कोलिजन कर लिया. सो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स. ओके, दिस वाज द फर्स्ट कोलिजन, दिस वाज द सेकंड कोलिजन. सो फर्स्ट और सेकंड कोलिजन के बीच में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज कॉल्ड एज फ्री पाथ, और उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया λ1 से. ठीक है, चलिए, तो मान लीजिए सेकंड कोलिजन के बाद ये इस साइड जा रहा था, लेकिन कोलिजन होते इसने अपना पाथ चेंज किया. नाउ इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और यहां पर आके उसने किसी यू कैन से द फोर्थ मॉलिक्यूल, किसी अगले वाले मॉलिक्यूल, किसी और मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन कर लिया. So now the path, or you can say the distance traveled between second collision and third collision, that is also called as free path. ठीक है, तो ऐसे करते करते वो अलग अलग कोलिजन करता रहेगा और कुछ फ्री पाथ्स आते रहेंगे. ठीक है, सो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, दैट इज कॉल्ड एज फ्री पाथ. तो ऐसे करते करते मान लीजिए इन दो कोलिजन्स के बीच में λ1, अगले वाले दो कोलिजन्स के बीच में λ2, फिर इन दो कोलिजन्स के बीच में λ3. ऐसे करते करते बहुत सारे फ्री पाथ आ जाएंगे. और अगर हम n नंबर ऑफ फ्री पाथ कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो आप किसी भी चीज का मीन कैसे निकालते हैं, आप लोग एवरेज कैसे निकालते हैं? ठीक है, सम डिवाइडेड बाय देयर टोटल नंबर. मान लीजिए अगर हमें एवरेज निकालना है कि मान लीजिए विराट कोहली ने 10 रन बनाए,
ओके, रोहित शर्मा ने 15 रन बनाए एंड MS धोनी ने 20 रन बनाए. सो व्हाट विल बी द एवरेज? तो हम एवरेज क्या करेंगे, इन तीनों के रन्स को ऐड करेंगे. दैट मीन्स 10 प्लस 15 प्लस 20, सो दैट विल बी इक्वल टू 45. एंड व्हाट विल डू, विल डिवाइड बाय देयर नंबर. सो देयर नंबर इज 3, विराट, रोहित एंड MS. So number is 3, so we will divide by 3, 45 by 3. So 45 by 3 is how much? 15. So 15 will be the average. Similarly, if we will find the mean or the average of the free path, that is called as mean free path, and that should be equal to lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3, so on. If n number of free paths are there, so we will divide by n. So this is mean free path. Okay. Now there is one more formula which you have to memorize, or you can keep in your mind, that lambda m is equal to 1 by root 2 pi d square into capital N. What is capital N? Capital N here is number of molecules. Capital N here is number of molecules, and this d is the diameter of molecule. देखिए, तो हम ये कहना चाहता है कि दैट लैम्डा मीन, जो मीन फ्री पाथ होगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर. यानी कि जितना बड़ा डायमीटर होगा, देखिए मैंने यहाँ पर डायग्रामेटिकली भी डिपिक्ट करने की कोशिश की है. यहाँ पर डायमीटर, गैस के मॉलिक्यूल का डायमीटर कम है. जितना, देखिए अगर गाड़ी जितनी छोटी होगी, अगर वो रोड पे मूव करेगी, तो गाड़ी जितनी छोटी होगी उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस इतने कम है, क्योंकि वो भीड़ में भी आसानी से निकल जाएगी. और अगर बहुत बड़ी गाड़ी है, कोई ट्रक है, तो उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उसका साइज बहुत ज्यादा है. सिमिलरली अगर गैस के जो मॉलिक्यूल है उसका डायमीटर छोटा है, ठीक है, तो वो जब रैंडम मोशन करेगा तो साइज छोटा होने की वजह से वो छोटी सी भीड़ में से भी निकल सकता है. ओके, अगर बहुत नैरो रास्ता है दो पार्टिकल्स के बीच से जाने का, वहां से भी निकल जाएगा अगर साइज छोटा होगा. लेकिन अगर साइज बड़ा होगा तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि उसके कोलिजन वो जल्दी करेगा. अगर बहुत बड़े साइज का पार्टिकल है तो कोलिजन उसका बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे. ठीक है, तो अगर साइज छोटा है, नंबर ऑफ कोलिजन कम है, ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन कम है, तो बहुत दूर तक बिना डिविएट किए जा सकता है, फिर जाके कोलिजन हुआ. यानी कि हमारा जो फ्री पाथ होगा वो बढ़ जाएगा, और फ्री पाथ बढ़ेगा तो हमारा मीन फ्री पाथ बढ़ जाएगा. यानी कि अगर डायमीटर कम होगा तो हमारा मीन फ्री पाथ ज्यादा होगा. सिमिलरली अगर हमारे मॉलिक्यूल्स का डायमीटर बहुत बड़ा है, यानी कि जल्दी जल्दी कोलिजन होंगे उसके, तो वो तो थोड़ी सी दूर चलेगा, यानी कि किसी ना किसी से टकरा ही जाएगा. सो द नंबर ऑफ कोलिजन विल बी मोर, और नंबर ऑफ कोलिजन विल बी मोर, यानी कि थोड़ा सा डिस्टेंस चलते ही टक्कर हो जाएगी, सो फ्री पाथ विल रिड्यूस, और फ्री पाथ विल रिड्यूस तो मीन फ्री पाथ विल बी रिड्यूस. इसका मतलब डेफिनेटली अगर डायमीटर ज्यादा होगा तो मीन फ्री पाथ कम होगा, और अगर डायमीटर कम होगा तो मीन फ्री पाथ ज्यादा होगा. दैट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सिमिलरली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखिए अगर एक ही रोड पर, एक कोई रोड है, उस पे जाने के लिए इफ द नंबर ऑफ पीपल्स और द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन दैट रोड इज मोर, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट विल बी मोर. Okay, so if the crowd is more, then the chances of collision will be more. Similarly, if the number of molecules is more, then definitely there will be more number of collision, and if more number of collision is there, then the mean free path will be reduced. But if less number of molecules are there, that means the road is completely empty, only few vehicles are there, then definitely they will be moving without collision with each other. There is less rush. So if rush is less, then definitely we can move, or we can go without any collision. Okay, so definitely the rate of collision will be less, there will be less number of collisions, and the lambda, or you can say the mean free path, will be increase. So you can memorize this. Okay, chaliye. Now we can displace, or you can say we can replace, so this n is number of molecules, but this n you can okay, sorry, by mistake I have to write here as small n. So this small n is number density, that means number of molecules present per unit volume. This is capital N by V. Okay, so this n by V we can replace it we can replace this V by n as kT by P. ओके, बिकॉज देयर वाज आइडियल इक्वेशन की जो हमने डिफरेंट फॉर्म पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, तो हमने वहां पर पढ़ा था PV इज इक्वल टू एन के टी. सो V बाय एन इज इक्वल टू KT बाय P. ठीक है, सो हमने ये V बाय एन जो है, दिस V बाय एन इफ विल रिप्लेस KT बाय P, सो दिस विल ऑल्सो बिकम्स द फॉर्मूला. और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं लैम्डा मीन फ्री पाथ के ऊपर, कि भाई अगर हम टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखें और प्रेशर को इंक्रीज करते तो मीन फ्री पाथ पे क्या होगा. सो सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरिएशंस दे कैन आस्क यू मीन फ्री पाथ. ओके, सो दीज टू थिंग्स, और यू कैन से दीज थ्री थिंग्स यू कैन मेमोराइज. ओके, सो द डायमीटर वाला कंसेप्ट इज वेरी इजी, एंड सिमिलरली द नंबर डेंसिटी, और यू कैन से द वॉल्यूम बाय एन, और ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इजी.
Okay, so in this lecture we will conclude here at this point. Next we will continue in the next upcoming lecture, that means our KTG kinetic theory part 3. In that part we will continue further. Okay, so thanks for watching the video, thanks a lot. And if you are watching the video first time, then let me tell you one more information, that we are running a Telegram channel where you will get the all PDF notes of all our videos, and the systematic like questions are also being uploaded there for your practice, and with solutions they are uploaded, so there is nothing to worry about, and you can directly interact with the educators there on that platform. So thanks for watching, thanks a lot, and please do subscribe, like and share our video. Thanks a lot.